आपने भी आपका भी कोई चुड़ैल का सामना हुआ है? क्या आप भी नाइट को सफ़र करना पसंद करते हैं? क्या आप कभी सुनसान सड़क पे नाइट में अकेले कहीं पे गए हैं? क्या आप भी कभी अपने आप को कोसा है? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसी कुछ कहानी आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ। क्या जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ ऐसी कहानी जो कि आपकी रूह काँप जाएगी सुनोगे तो, आपके पैरों तले से ज़मीन चली जाएगी। एक ऐसी कहानी आपका हार्ट है जो धड़कने लगेगा। इस एक अलग तरह की आवाज़ निकालने लगेगा क्योंकि कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, ये कहानी है सरदार सार के रहने वाले राजस्थान का बंदा है जिसका नाम भैरू सिंह है और उसके खलासी राजू की ये कहानी है। जो कि पेशे से वो एक भैरू सिंह है, वो एक ट्रक ड्राइवर है। हालाँकि वो खुद की ट्रक नहीं है और वो किसी दूसरे मालिक की ट्रक चला के अपना पेट का गुजारा करता है। ये कहानी है 2014 की और दीपावली के सीज़न थी। दीपावली के सीज़न राजू को बोलता है कि मेरे को कहीं से फैक्ट्री से बारूद लेके जाना था और किसी पटाखे की फैक्ट्री में वो बारूद सप्लाई करना था ताकि वहाँ पे पटाखा ज़्यादा से ज़्यादा बने और दीपावली पे उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा होती है। भैरू सिंह बोलता है कि मैं और मेरे खलासी दोनों गाड़ी लोड किया और वहाँ से रवाना हुए और हमारे और फैक्ट्री के बीच में कब तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफ़र होता है। 2000 किलोमीटर का सफ़र होता है और मैं और मेरा खलासी यही सोच के बैठे थे कि आज हम 1000 किलोमीटर के आसपास सफ़र तय करेंगे और उसके बाद ही गाड़ी को रोकेंगे। हालाँकि ये हुआ नहीं था, कुछ अलग ही कहानी हुई थी और कुछ अलग ही इंसिडेंट हुआ था। भैरू सिंह बोलता है कि मैं अपना टारगेट बनाया था 1000 किलोमीटर का, वो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि गाड़ी का टायर फट गया था और फटने की वजह से मैं लेट हो गया था। लेट होने की वजह से हम किसी एक अनजान जगह पे रुके थे और उस रुकने की वजह से हमारी कुछ हद तक हमारी कुछ लेट हो गई थी और वो इतनी तड़ातड़ी का मौसम था और इतनी गर्मा-गर्म का मौसम था और इतनी डिमांड थी कि मुझे जल्दी से पहुँचना था। और मैंने जैसे-कैसे करके अपने टायर का पंचर बनवा के मैं वहाँ से निकलता हूँ और मैं मेरे खलासी राजू को बोलता हूँ कि अब आगे हम नहीं रुकेंगे और हम अपना सफ़र तय करने के बाद ही रुकेंगे और जैसे ही हम फैक्ट्री के तकरीबन एरिया के अंदर पहुँच जाएँगे जिसमें अब 100 या 200 किलोमीटर की दूरी रहेगी और हम वहाँ पे जाके कुछ हद तक रेस्ट करेंगे, तब तक मैं गाड़ी नहीं रोकने वाला हूँ। राजू सिंह बोलता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो ठीक है उस्ताद। ऐसा करके गाड़ी अपनी सफ़र रवाना करते हैं और चलते-चलते राजू अचानक बोलता है कि उस्ताद मुझे बहुत तेज़, बहुत भयंकर तरह की भूख लगी है और मुझे किसी ढाबे पे खाना खाना है। उस्ताद भैरू सिंह बोलता है कि राजू ये तुम्हारी बात गलत है, हमने आज जो दूरी तय की थी वो हुई नहीं है, हमारे साथ वैसे ही पहले ही कुछ घटनाएँ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो चुका है जिसकी वजह से हम तकरीबन काफ़ी लेट है और ये दीपावली का कुछ सीज़न है जिसकी वजह से हमें आगे माल पहुँचाना है और आगे माल पहुँचा के सुबह जल्दी गाड़ी निकाल के दूसरा ट्रिप लेना है हमको। जिससे हमारे 2 रुपए ज़्यादा होंगे और हमारे कुछ तनख्वाह में भी वृद्धि होगी जिससे हमें इस दीपावली पे छुट्टियाँ नहीं मिली है और छुट्टियाँ की नहीं मिलने की वजह से जो कुछ पैसे बनाने उतने हमें बनाने चाहिए। इतना बोलता है लेकिन फिर भी राजू बोलता है कि उस्ताद पैसे-पैसे की जगह खाना खाने की जगह खाना तो खाना ही पड़ेगा, खाना नहीं खाएँगे तो गाड़ी कैसे चलाएँगे? इतना कहने के बाद राजू बोलता है कि नहीं प्लीज़ कैसे भी करके आपको रुकना चाहिए। तो उस्ताद बोलता है यार इतनी डिमांड मत कर यार, मेरे को जल्दी पहुँचना है। तब राजू ज़्यादा गिड़गिड़ाता है और ज़्यादा कुछ बोलता है तो उस्ताद उसका मान मान जाता है क्योंकि भूख के सामने कौन नहीं मानता है। और वैसे ही भैरू सिंह गाड़ी रोकता है एक ढाबे पे, गाड़ी रोक के अपना खाने का ऑर्डर देते हैं, दोनों आराम से खाना-पीना करते हैं। खाना-पीना करने के बाद जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, अचानक एक बंदा बोलता है, तकरीबन शाम का समय हो गया है और 8:30-9 बज चुकी है। भाई साहब ये रास्ता सुनसान रास्ता है और नाइट को यहाँ से जाना बिल्कुल ही खतरे से खाली नहीं है। लेकिन भैरू सिंह बोलता है कि कुछ नहीं यार, हमने तो बहुत कुछ रास्ते देखे हैं, क्योंकि भैरू सिंह बोलता है कि मेरे साथ कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था ज़िंदगी में, जिससे मेरे को डर लगे या नाइट को जाने में मेरे को कुछ तकलीफ़ हो। ऐसा बोल के भैरू सिंह वहाँ से खड़ा होता है तो वो जो बंदा उसको मिला है वो बंदा क्या बोल रहा है कि नाइट को इस रास्ते से कोई भी नहीं जाता है और नाइट को अलग-अलग कहानियाँ अलग-अलग एक घाटी आती है सामने, उस घाटी में कुछ अलग-अलग इंसिडेंट होते हैं जो कि बहुत ही डरावने होते हैं और बहुत ही भयंकर होता है। भैरू सिंह बोलता है कि कुछ नहीं होता यार, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं मेरे साथ कभी हुआ है, आज यार कितना साल हो गई मेरे को गाड़ी-वाड़ी चलाते हुए, कभी भी मैंने सुना ही नहीं। ठीक है, ऐसा बोल के भैरू सिंह उस बंदे को इग्नोर मार के निकलते हैं और राजू उसका खलासी बोलता है कि उस्ताद कुछ हद तक रुक जाते हैं, सुबह में चलते हैं। लेकिन वो भैरू सिंह बोलता है कि आप खलासी की तरह रहो, आप इतना भी आलसी मत बनो कि हमें कुछ आगे बढ़ने में ये कोई बंदा आ गया और कह गया यार आप मान लीजिए ऐसी बात। ऐसा सुनने के बाद में उस्ताद की बातों को मान के खलासी बेचारा चुपचाप बैठता है और अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाता है भैरू सिंह और निकलते हैं दोनों।
और जैसे ही निकलते हैं हाईवे पे चलते हैं, आगे भी गाड़ी और पीछे भी गाड़ी दोनों निकलते हैं। जैसे ही भैरू सिंह को मालूम चलता है कि हमें यहाँ से टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद में जैसे ही भैरू सिंह को उस बंदे की हुई बात पे कुछ दिमाग की फोकस जाता है और भैरू सिंह की रूह कांपने लगती है थोड़ी थोड़ी, और अपने हाथों की जो अलग अलग इंप्रेशन होने लगती है। तब भैरू सिंह बोलता है कि उस आदमी के जो मेरे को बोला है उसकी वजह से मेरे को यार कुछ अलग ही फील होने लगा है। उसके बाद भैरू सिंह अपनी गाड़ी को रवाना करता है। उसके आगे में एक गाड़ी जाती हुई है और एक पीछे आती हुई है। काफ़ी दूरी तय करने के बाद में न आगे की गाड़ी कुछ दिखाई दे रहा है, ना कोई पीछे दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल एक सुनसान सा सड़क दिखाई दे रहा है जो चारों ओर एक अंधेरी छांव से ढका हुआ है और पेड़ों से पूरा लथपथ है। इस तरह की रोड देख के कोई भी आदमी डर सकता है। इस तरह की रोड थी जो कि धीरे धीरे एक घाटी की तरफ चढ़ रही है। भैरू सिंह अपना एक्सीलेंटर दबाता हुआ गाड़ी को एक घाटी की तरफ धीरे धीरे स्लो मोल्स में छोड़ता है, ऊपर छोड़ते ही जस्ट थोड़ा आगे निकलता है और घाटी में एक मोड़ आती है। मोड़ के जस्ट सामने एक कैंपर खड़ी होती है। कैंपर के चारों डोर ओपन होती है और पीछे दूध के कुछ कैन रखे होते हैं और इंडिकेटर चारों जले होते हैं। भैरू सिंह को देखने पर कुछ ऐसा फील होता है कि हकीकत यहाँ पे कुछ बंदे, या तो ये बंदा कोई बाथरूम के लिए निकला है और अचानक रोड के सामने गाड़ी रोके किधर गया। उसके बाद में जैसे ही भैरू सिंह अपने खलासी को बोलता है कि राजू नीचे उतरो और देखो क्या गाड़ी में कुछ कोई बंदा एकदम रोड के बीच में कैसे खड़ी की। तो राजू जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है और जाके कैंपर के सामने खड़ा होता है तो बोलता है कि राजू अचानक देखता है इधर उधर कुछ नज़र नहीं आता है तो वापस आके बोलता है उस्ताद यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और सामने गाड़ी खड़ी है, चारों डोर ओपन है, अंदर में कोई नहीं है, इंडिकेटर चालू है, आपको भी दिखाई दे रहा है, मेरे को भी दिखाई दे रहा है। राजू वापस आके गाड़ी के अंदर बोलता है तो उसको उस्ताद नीचे उतरता है, अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचता है और नीचे उतरने के बाद में देखता है कि कोई भी इधर उधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो उस्ताद कुछ बोलता है कि या तो कुछ इसके साथ या तो कोई डकैती हुई है या कोई लूट मार हुई इस बंदे के साथ या फिर कोई जंगली जानवर हमला किया है। भैरू सिंह कुछ ऐसा बिलीव करके, ऐसा सोच के, ऐसी थिंक ला के अपने दिमाग में वापस बोलता है कि गाड़ी को फिर भी चलो देखते हैं कोई जंगली जानवर इधर हमला किया या इधर किया है। वो थोड़ा बोलता है कि राजू तुम इधर जाओ और मैं आगे देखता हूँ, कोई खाई की तरफ कुछ आवाज़ आती है तो मैं देखता हूँ क्या करना है। जैसे ही वो देखते हैं तो वापस कुछ भी नज़र नहीं आता है तो राजू को बोलता है कि मैं गाड़ी में से टॉर्च लेता हूँ, टॉर्च लेके देखता हूँ, तू यहाँ पे खड़े रहना और यहाँ की कुछ दृश्य देखते रहना। उसके बाद में क्या होता है कि उधर भैरू सिंह अपने टॉर्च जगाता है और देखता है इधर राजू की कुछ घसीटने की सी, चिल्लाने की आवाज़ आती है कि उस्ताद मेरे को बचाओ, उस्ताद मेरे को बचाओ, उस्ताद मेरे को बचाओ। वहाँ से भैरू सिंह दौड़ता है, दौड़ते हुआ टॉर्च से घुमाता है लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आता है। भैरू सिंह अपनी गाड़ी में जाता है और एक हल्का सा राड का सरिया निकालता है और वापस आता है। वो देखता है कि कोई जंगली जानवर राजू पे हमला तो नहीं कर दिया है। अपनी टॉर्च को घुमाता है, चारों ओर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। घाटी की नीचे की तरफ कुछ एक अलग ही कुछ परछाई दिखाई दे रही है, कुछ एक अलग ही ज़मीन दिखाई दे रही है जिसमें एक झोंपड़ी बनी हुई है और झोंपड़ी की तरफ से कुछ आवाज़ें आती हुई चिल्लाते हुए राजू की कि मेरे को उस्ताद बचाओ बचाओ बचाओ। और उस तरफ झोंपड़ी की तरफ वो उसका उस्ताद राजू जा रहा है और भैरू सिंह उसका उस्ताद उसको देख रहा है कि रुक रुक, तू किधर है भाई, किधर है भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू किधर है। टॉर्च मारता है, कुछ भी नज़र नहीं आता है। थोड़ी देर के बाद में राजू की आवाज़ बंद हो जाती है और भैरू सिंह हताश होकर खड़ा होता है। वहाँ पर देखता है कि अचानक राजू के साथ हुआ ही क्या, क्योंकि राजू बेसिकली अपने पिताजी का अकेला लड़का है और उसकी बीवी बच्चे उसकी देखभाल करने वाला राजू ही है। भैरू सिंह सोचता है कि यार उसके साथ कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, उसके घर वालों को, माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। भैरू सिंह वापस देखता है और कुछ हद तक सोच विचार कर खाई की तरफ नीचे बढ़ते हैं। हिम्मत करता है, हिम्मत करके खाई की तरफ नीचे उतरता है और जैसे धीरे धीरे उस झोंपड़ी की तरफ जाता है तो झोंपड़ी की तरफ एकदम कंटीले पेड़ है, बहुत भयंकर, और धीरे धीरे ससकते कम आधे घंटे में उस झोंपड़ी के पास बगल में पहुंचा। तकरीबन 50 मीटर का रास्ता रहा था झोंपड़ी और राजू के बीच में। राजू ने आगे जाने का रास्ता देखा तो सोचा कि गेट की तरफ से जाऊंगा तो कोई अचानक कोई जंगली जानवर है या कोई कुछ ऐसे डकैत होंगे इस झोंपड़ी के अंदर जो हमला कर सकते हैं। राजू खड़ा रहा और अपने घुटने और अपने हाथों की खूनियों की वजह से आगे निकलता है, कोहनियों की वजह से आगे निकलता है और अपनी कोहनियों को रगड़ते हुए, घुटनों को रगड़ते हुए झोंपड़ी के पास में जाके खड़ा होता है और जो पीछे की खिड़की थी उस खिड़की के बगल में खड़ा होता है उस्ताद। और भैरू सिंह खड़ा होता है, खड़ा नहीं होता है, घुटने के बल खड़ा होता है और देखता है कि शायद कुछ अंदर है, चल क्या रहा है, अंदर क्या हकीकत हो रही है।
इतने में अपनी धीरे धीरे क्योंकि डर का माहौल भाई कुछ ऐसा ही होता है। भैरू सिंह अपनी गर्दन को हल्का हल्के ऊपर करके जैसे ही खिड़की के अंदर झांकता है तो भैरू सिंह को कुछ एक अलग ही तरह का माहौल अंदर नजर आता है, जिसमें भैरू सिंह ये राजू अपना कला सिंह जो एक टेबल पे लेटा हुआ है, सो रहा है, और उसकी आंख भैरू सिंह की आंख से मिलती है, और एक अंदर में एक इतनी भयानक, भाई इतनी भयानक चुड़ैल देखता है, वो खड़ी देखता है कि उसकी पूरी की पूरी हाइट भाई जो झोंपड़ी की छत है उसके बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, इतनी हाइट है, लंबी लंबी उसके पूरे। मैं उसको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, जो मेरे को अपनी मुख जबानी बताई उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उसके जो बाल है जो पूरे लहरा रहे हैं, ओपन द पूरा बाल है, और जैसे अपने घुटने तक उसका घघरा होता है वो पहना हुआ है, और इतनी इतनी कुछ बाजुएं पहनी हुई है, और बड़े बड़े दांत उसको दिख रहे हैं, और एक हा हा की आवाज सी आ रही है, और जैसे राजू का कुछ अपने हाथ से एक छुरा लेके उसके हाथ को ऐसे कट मार के टुकड़े टुकड़े में काट रही है, और वहां राजू इतनी करारे से आवाज निकालते हुए बोलता है, और चुप रहता है, और राजू को अपने उस्ताद को आंखों से इशारा करते हुए बोलता है कि यार प्लीज तू यहाँ से चला जा, जो मेरे साथ हुआ जो हुआ तेरे साथ ना हो, तू यहाँ से निकल, अपनी आंखों से इशारा कर रहा है। लेकिन भैरू सिंह कहाँ रुकने वाला है, वो खड़ा है, देख रहा है कि कौन है कौन नहीं है, क्या करने वाली है। भैरू सिंह का जीव पूरी तरह से घबराने लगा, अंदर की कंपकपी छूटने लगी, लेकिन भैरू सिंह ने अपने आप को बालाजी का सेवक मानते हुए, बालाजी की आराधना करते हुए, बालाजी का नाम जप करते हुए वहाँ कुछ हद तक खड़ा रहता है, और खड़ा रहने के बाद में भैरू सिंह के दिल में अचानक सा एक झटका सा महसूस होता है, और एक झटका लगता है। झटके जैसे ही झटका लगता है तो भैरू सिंह अपने हाथ से राड निकाल के जैसे ही गेट के सामने जाता है तो अचानक उस चुड़ैल का चेहरा एकदम सामने आता है, और भैरू सिंह उसके अपने हाथ से एक लो का सरिया मारता है उसकी दाहिनी आंख में, जो उसकी एक ही आंख दिखाई दी थी, और दूसरी आंख पूरी तरह से नहीं था, एक साइड का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, एक साइड का चेहरा नजर आता, और उसमें अपनी राड को घुसाता है, और वहां से अपने खलासी राजू को उठाता है, बोलता है कि चल निकल यहाँ से। राजू बोलता है कि चल निकल, राजू कुछ भी नहीं बोलता है, दर्द में गिराता हुआ बोलता है कि यार बचा दे उस्ताद, बचा ले उस्ताद। वहां से निकलते हैं, और भैरू सिंह सोचता है कि मेरे अंदर अचानक ये कैसे हुई, और कैसे युवा भैरू सिंह कंटीले रास्तों से निकलते हुए घाटी के ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ते चढ़ते कुछ खाई कुछ गहरी थी, तो अपनी पीठ पे अपने खलासी को लादता, और लाद के धीरे धीरे अपने घुटनों के बल से उस रोड तक वो पहुंचता है। उस वो खाई से उस रोड तक पहुंचने में उसको आधा घंटा लग जाता है, और वो अपनी गाड़ी में आके बैठते हैं। बैठते हुए वो दर्द से गिराता हुआ राजू बोलता है कि उस्ताद आज तो आपने मेरी हेल्प की। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वहां से गाड़ी को वापस आके देखते हैं तो सामने नहीं, तो उसके सामने कोई बोलेरो कैंपर खड़ी होती है, नहीं कुछ और नजर आता है, और वापस आके वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, और बैठ के वहां से अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हैं, और वहां से घाटी से जल्दी से निकलते हैं, और निकल के 5 या 10 किलोमीटर चलते उस घाटी के अंदर चलने के बाद में वो सुबह का कुछ समय होता है, और सुबह के समय में गांव में कुछ एक ढाबा होता है, वहाँ पे अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं दोनों, और खड़ी करने के बाद चाय पीते हैं, और एक राजू का कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं कुछ हद तक। और वहाँ पे कुछ जो नाइट को जो इंसिडेंट हुआ था, जो नाइट को कुछ उसमें बीती थी, उस बात की चर्चा करता है उस ढाबे पे। तो वो ढाबे वाला बोलता है कि नाइट को काफी लोगों ने देखा है इस ऐसा कुछ होते हुए, और आज आप पता नहीं किस तरह से बच के आए हो। कभी कभी तो नाइट को वहां से आदमी बच के आना भी नामुमकिन है। फिर अचानक भैरू सिंह के दिमाग में आता है कि मेरे को जो इस घाटी से आने से पहले जो मेरे को आदमी बोल रहा था ना, वो बिल्कुल यही बात बोल रहा था। वो ढाबे वाला बोलता है कि कुछ दिन पहले एक दूध वाला कैंपर लेके उस घाटी से निकलता है, और आगे कंपनी में दूध पहुंचाता है। उस बंदे का एक मोटरसाइकिल पर एक हस्बैंड और एक वाइफ थी, उनके बीच दोनों के बीच एक्सीडेंट होता है, और तकरीबन आधा किलोमीटर वो मोटरसाइकिल उस गाड़ी के कैंपर के बम्पर में फंसने की वजह से आधा किलोमीटर रगड़ती है, वो घसीटती हुई जाती है, जिसकी वजह से वो पीछे बैठी उसकी औरत का एक साइड का चेहरा है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, और एक साइड का चेहरा बचता है। और जब ये कहानी सुनाता है तो उस्ताद बोलता है कि वो मैं जो देखा था वो एक इसी प्रकार की चुड़ैल थी, और मेरे को पीछे एक होटल पे एक बंदा बोला था कि नाइट को इस तरफ मत नहीं जाना है, और मैंने वो गलती कर दी थी। मैं सोचा ऐसा कभी हो नहीं सकता, अच्छा हुआ कि मेरे भगवान बालाजी ने मेरा रक्षा की, जिसकी वजह से मैं आज बच गया हूँ। लेकिन उसके बाद भैरू सिंह बोलता है कि मैं जिंदगी में कभी भी अपनी गाड़ी को नाइट को, मेरे को चाहे डबल तिबल कितनी भी पेमेंट मिले, मैं नाइट को गाड़ी नहीं चलाता हूँ। और ये बिल्कुल
हुआ उस भैरू सिंह के बाद में, और भैरू सिंह बोलता है कि ये एक रियल कहानी है और वो अपनी मुकजमानी से मेरे को बताई है, और मैं ये कहानी आपके सामने बताने जा रहा हूँ जो ये बिल्कुल रियल मेरे को बताई है। और ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस कहानी को आगे शेयर करना। और मैं दोस्तों अगली कहानी में आपके साथ फिर मिलने वाला हूँ एक नई कहानी के साथ, इसलिए इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी-ऐसी कहानियाँ लेके आऊँ जो बिल्कुल रियल हो और सच हो।